हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रमिला शर्मा। आज हम 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनुअल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आपका प्रतियोगी कोई पेपर दिलाते हैं उसमें भी आपको इस पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। तो किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो परमाणु या अणु अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी इकाई सेल के कुल आयतन, कोई इकाई सेल है, इकाई सेल में आप कई इकाई सेल पढ़े हैं, यूनिट सेल पढ़े हैं ना, एससीसी पढ़े हैं, बीसीसी पढ़े हैं, एफसीसी पढ़े हैं। तो किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो परमाणु या उनके अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। संकुलन क्षमता बराबर यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन इंटू 100 अपान यूनिट सेल का कुल आयतन। संकुलन क्षमता प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अर्थात यूनिट सेल में जो अवयवी कण है वह कितना आयतन घेरा है, इंटू 100 अपान यूनिट सेल का कुल आयतन। अब देखते हैं यूनिट सेल। आप पढ़े हैं यूनिट सेल 4 प्रकार के पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एससीसी पढ़े हैं, बीसीसी पढ़े हैं, एफसीसी पढ़े हैं और ईसीसी पढ़े हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो सामान्यतः आप तो जानते हैं कि इसकी संकुलन क्षमता 52.4 होती है, लेकिन आप डायरेक्ट परीक्षा में ऐसा नहीं लिखोगे कि एसीसी में उसकी संकुलन क्षमता 52.4 होती है। आपको उसका क्या करना पड़ेगा? उसको समझाना पड़ेगा, उसका गणना करना पड़ेगा कि किस प्रकार से होती है। तो आइए हम देखते हैं सरल घनीय संरचना में क्या देखते हैं, उसकी संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल यूनिट सेल क्या है। देखिए, ये है सरल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। हम जानते हैं कि सरल यूनिट सेल किसे कहते हैं? जिनमें उनके अवयवी कण, कितने अवयवी कण हैं गिनते हैं। देखो, जब अवयवी कण घन के 8 कोनों पर स्थित हो, घन के 8 कोनों पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अवयवी कण हैं घन के 8 कोनों पर, तब इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। अब सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होनी चाहिए? पता है आपको? पता होनी चाहिए ए और आर के मध्य रिलेशन पता होना चाहिए, अर्थात ए और आर के अगर संबंध आपको पता है तो जो मैं आपको फार्मूला बताई हूँ उस फार्मूला में आप क्या बोलते हैं, उसके मान को रख कर आप क्या निकाल सकते हो? संकुलन क्षमता निकाल सकते हो। मतलब किसी भी यूनिट सेल का अगर संकुलन क्षमता निकालनी है तो आपको ए और आर के मध्य रिलेशन पता होनी चाहिए। अब किस प्रकार से हम एससीसी में निकालते हैं, देखिए। ये यहाँ पर मान लो, हम यहाँ पर माने हैं कि माना किसी घनी सेल के प्रत्येक कोर की लंबाई a है और गोले की त्रिज्या r है। कैसे? देखिए, ये है आपका प्रत्येक कोर की लंबाई, ये आपका दिख रहा है, ये प्रत्येक कोर की लंबाई क्या मान लिए हैं? a मान लिए हैं। और इस गोले की त्रिज्या, इसमें जो अवयवी कण है उस गोले की त्रिज्या को क्या मान लिए हैं? r मान लिए हैं। तो क्या बताया गया? पहले लिखोगे आप, माना किसी घनी सेल के प्रत्येक कोर की लंबाई
क्या है, ए है, और उसके गोले की त्रिज्या का मीन्स क्या है, अवयवी कण की त्रिज्या। अवयवी कण क्या है, गोल हैं, सर्कल में हैं, अर्थात उनकी त्रिज्या क्या है, आर है। अगर इन दोनों के मध्य अगर हमको रिलेशन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपका क्या है, घनीय सेल की संरचना बना रहे हैं ये। अब यहाँ पर जो उनके ये अवयवी कण हैं, मान लीजिए हम ये वाले अवयवी कण को कर रहे हैं, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। इन अवयवी कणों के गोले की जो त्रिज्या है वह आपका क्या है, आर है। यहाँ पर देखते हैं ये वाले में, ये देखो ये अवयवी कण है, घन के कोनों पर अवयवी कण है, और इन अवयवी कणों की त्रिज्या जो है, ये इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, इसकी भी त्रिज्या क्या है आपका, आर है, और इनके कोरों की लंबाई यहाँ पर क्या है, ए है। तो इनके मध्य हम संबंध निकाल सकते हैं जब यहाँ से यहाँ तक इनके कोरों की लंबाई ए है और इनके गोले की त्रिज्या, जो ये दो गोला आपका पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इन दोनों की त्रिज्या क्या है, आर आर। तो क्या हो जाएगा आपके इसके मध्य रिलेशनशिप एसीसी में ए इक्वल टू आर हो जाएगा। या हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए अपान टू लिख सकते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, आर का आपका क्या निकल गया, आपका वैल्यू निकल गया ए अपान टू, अर्थात ये आर और ए में क्या है आपका रिलेशन है। ये यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके अवयवी कण हैं। देखो ये एक भाग को ऐसे जुड़े रहते हैं, दूर दूर नहीं रहते उनके अवयवी कण, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, चार आगे सामने की ओर दिख रहा है और चार पीछे। तो इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, आर है, अर्थात इनकी त्रिज्या क्या है, आर है, यहाँ पर आर है, और यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की कोर की लंबाई क्या है, ए है। मतलब इस गोले की त्रिज्या आर है और उसकी लंबाई क्या है, ए है। इसलिए मैं आपको बताई यहाँ पर कि अगर इसमें हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ए है, ए इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक इसके गोले की त्रिज्या क्या है, आर आर है। तो क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल टू आर। तो आर इक्वल आर ये हो गया, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, ए अपान टू। तो यहाँ पर वही लिखा है, देखिए ये माना किसी घनी सेल के प्रत्येक कोर की लंबाई ए है और गोले अर्थात अवयवी कण की त्रिज्या क्या है, आर है। चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। यहाँ पर मैं आपको बताई हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये वाले भाग लिखा है ए इक्वल, क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल आर प्लस आर। ये आर प्लस आर, ये यहाँ पर गोले की ये त्रिज्या है, आर आर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो कोर की लंबाई क्या है, ए है। तो क्या हो गया, ए इक्वल आर प्लस आर, ए इक्वल क्या हो जाएगा, टू आर। या हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल ए अपान टू लिख सकते हैं। तो ये आर और ए में क्या हो गया आपका संबंध हो गया। तो आर का मान क्या आया, ए अपान टू। अब जो हम क्या बोलते हैं फार्मूला सूत्र याद किए हैं उसमें इसको रख दो, आर के मान को।
अब देखिए HCC में अवयवी कणों कुल संख्या, अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है? सभी लोग जानते हो 1 होती है। ये घन के 8 कोनों पर 8 कण रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 8 लिखा हुआ है। और वो कितना भाग देता है? 1/8 भाग देता है, इसलिए 1/8 लिखा है। जब इसको कटाएंगे तो इसमें कण कितने हैं? 1। अर्थात HCC में कितने कण होते हैं? 1 कण होते हैं, है ना। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है ये भी आप जानते हो। सूत्र इसलिए संकुलन क्षमता बराबर यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन गुणा 100 यूनिट सेल का कुल आयतन। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि यूनिट सेल क्या है आपका फार्मूला, कि यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो अवयवी कण जो है वो ये क्या है? गोला है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं क्या होता है आपका? गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसीलिए अवयव यहाँ पर जो आपका फार्मूला है यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो वहाँ पर हम क्या पुट कर दिए हैं? 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि अवयवी कण एक गोले है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वहाँ पर यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरे गए आयतन में हम क्या रख दिए? 4/3 पाई r क्यूब रख दिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। और यहाँ पर लिखा है यूनिट सेल का कुल आयतन। तो यूनिट सेल क्या है? एक घन है और हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? A का त्रिघात भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। घन का आयतन बराबर क्या होता है? A का त्रिघात। और यूनिट सेल एक क्या है? घन है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका यूनिट सेल का कुल आयतन, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं? A का क्यूब लिख दिए हैं। A का क्यूब लिखने का मतलब यही है कि यूनिट सेल एक घन है और घन का आयतन जो है वह क्या होता है? भुजा का त्रिघात। तो उसकी जगह में A का हम क्या लिख दिए? क्यूब लिख दिए। गोले का आयतन A क्या है? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्यों कहा गया? क्योंकि अवयवी कण एक गोला है, इसलिए उसके मान को यहाँ पर हम रख दिए। अब हम क्या करेंगे? ये जो आपका दिख रहा है ये आपका r दिख रहा है। इस r में यहाँ पर जो r की वैल्यू निकाले हैं उसको इस r में हम क्या कर देंगे? रख देंगे। देखो क्या हुआ रखने पर। आगे चलते हैं। ये है आपका वो पैकिंग एफिशिएंसी का। देखिए ये रखे तो हम जानते हैं अवयवी कणों की संख्या यहाँ कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया क्या है? घेरा गया आयतन। तो क्या हो गया? देखो ये है 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू, अब उसके अभी हम निकाले हैं इसके r की वैल्यू ऊपर में हम निकाले हैं r इक्वल क्या निकाले हैं? r की वैल्यू A/2 निकाले हैं। तो इस r की वैल्यू में जो आपका क्या है? गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब। इसमें इस मान को रखें तो देखो क्या लिखे हैं? 4/3 इंटू पाई का मान लिख दिए हैं 22/7 इंटू r की वैल्यू हम निकाले हैं। तो r की वैल्यू कितनी है? वहाँ पर से निकाले हैं रिलेशन A/2। तो यहाँ पर A/2 होल क्यूब इंटू 100 A। हम जानते हैं अवयवी कणों का जो आयतन है अर्थात घन का यूनिट सेल का आयतन क्या है? A का क्यूब है। अब इसको हल किए देखिए, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कैसे हल हुआ है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या किए हैं? इसको हम इस जो आपका A/2 होल क्यूब है तो इसको खोले तो क्या हुआ? A क्यूब हो गया और आपका क्या हो गया? 2 का क्या है आपका? क्यूब है तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये
क्यूब और ए क्यूब क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब बचा क्या आपका, देखिए 4/3 इंटू 22 क्या बना, बचा 7 इंटू यहाँ पर क्या बचा 1/8 इंटू 100। ये क्यूब ए क्यूब तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका कैंसिल कर देते हैं, देखो 2 से हम काट देते हैं, क्या होता है 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर ये कट गया और यहाँ पर क्या हो गया 2 एकम हो गया, 11 आ गया। अब बचा क्या आपका, देखिए 4/3 11/7 बचा है और 100 बचा है और इसके क्या बचा है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखो कैंसिल करते हैं, 4 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो क्या हुआ 11 इंटू 100 और 7 का हम मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो क्या आएगा 21। और जब 11 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया तुम्हारा, इतना आ गया, अपान कितना हो गया 21। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारा क्या आता है 50, देखो डिवाइड करने पर हमारा इतना आता है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इतना आता है और आता है आपका डेसिमल में आगे और बढ़ता है, लेकिन इतना लिखें 52.38। लेकिन हम इस 8 को छोड़ रहे हैं, इस कारण इसमें एक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थात इसका क्या हो जाएगा पेकिंग एफिशिएंसी 52.4, क्या होता है 52.4। तो ये हो गया आपका, किसके लिए हो गया आपका, सरल घनीय सेल के लिए। तो आपको क्या बताया गया कि सरल घनीय सेल की पेकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे पहले ए और आर के मध्य क्या होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, अर्थात रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताती हूँ, सरल घनीय सेल में संकुलन क्षमता, तो ये आपका क्या है सरल घनीय सेल है। इस घनीय सेल के ये यहाँ प्रत्येक कोरों की लंबाई क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं, और इस गोले की त्रिज्या, ये गोला ऐसे दूर दूर नहीं रहता, ऐसे सटा हुआ रहता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है आर है। तो यहाँ से यहाँ तक का की दूरी ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इक्वल टू आर, ये देखो हो जाएगा। अब क्या हुआ उसको आप देखिए, ए इक्वल टू आर हो गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है 2r हो गया। r इक्वल क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। चूँकि HCC में अव्ययी कणों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, कितने अव्ययी कण होनी चाहिए ये भी तो हमको पता है होना चाहिए। तो घन के 8 कोनों पर 8 कण रहते हैं और प्रत्येक कण 1/8 देते हैं, इसलिए a 1/, क्या हो गया 8। तो इसमें अव्ययी कणों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। अब उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, क्या फार्मूला लगाते हैं, देखिए ये यहाँ संकुलन क्षमता बराबर यूनिट सेल में अव्ययी कणों द्वारा घेरा गया आयतन इंटू 100 यूनिट सेल का कुल आयतन। तो आपको मैं बताई हूँ कि अव्ययी कणों द्वारा घेरा गया आयतन मतलब क्या है, गोले का आयतन है। अव्ययी कण जो है वो गोल हैं, अणु परमाणु आयन गोल हैं, तो उनका जो आयतन है वह किसके आयतन के बराबर होता है, गोले के आयतन के बराबर होता है। तो देखो ये गोले का आयतन क्या है 4/3 πr³ है। तो यहाँ पर जो है ये वाले भाग में हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। यूनिट सेल में अव्ययी कणों द्वारा घेरा गया आयतन को यहाँ पर रख देंगे और यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल क्या है घनी है, इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होता है a का त्रिघात, है ना। तो इसलिए हम क्या रख दिए हैं a³ रख दिए हैं और यहाँ पर हम क्या रख दिए हैं 4/3 πr³ रख दिए हैं ये। और एक यहाँ पर रखने का है क्योंकि अव्ययी कणों की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रख दिए 1 रख दिए। अब क्या करेंगे हम इस R में, ये जो R है गोले की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या में ये वाले वैल्यू को पुट कर देंगे इस R में। तो देखो कैसे करते हैं, ये यहाँ पर ये पुट कर दिए हैं,
देखिए ये आर में तो क्या हो गया 4/3 इंटू 22/7 ये पाई की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है जो रिलेशन से निकाले हैं A/2 होल क्यूब इंटू 100 और ये क्या है यूनिट सेल का आयतन A³ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब इसको करेंगे तो ये इस प्रकार से हमको क्या होगा प्राप्त होगा A³ क्या हो गया कट गया। अब बचा क्या 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8 इंटू 100। अब हम क्या किए इसको 2 से काट दिए तो क्या हो गया 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 आ गया। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं क्या बचा 4/3 11/7 और यहाँ पर क्या बचा है 1/4 और ये क्या बचा है 100 बचा है। तो जब हम ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ये तो आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आपका शेष रहा 11 इंटू 100 अपान क्या हुआ 3 इंटू 7 तो क्या हो गया 7 का 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमको ये प्राप्त होता है 52.38 लेकिन हम 8 को छोड़ेंगे। अब आप जानते हो अगर 5 से ऊपर है अगर छोड़ते हैं तो इधर जो है एक अंक बढ़ा देते हैं इसलिए यहाँ पर 3 की जगह हम क्या लिख दिए हैं 4 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर HCCl सरल घनीय सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52.4 होती है। ये हो गया आपका सरल घनीय सेल में पैकिंग एफिशिएंसी। ये है आपका सरल घनीय सेल HCC। तो आपको सिर्फ सरल घनीय सेल में क्या पता होना चाहिए ये है घन के 8 कोनों पर है इसलिए 2 घन का कोने पर हम दिखा दिए हैं ये इनकी त्रिज्या और इनके बीच की दूरी अर्थात इनके कोरों की लंबाई। ये हो गया। अब हम देखते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं फलक केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंट्रेट क्यूबिक सेल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फलक केंद्रित घनीय सेल में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि फलक केंद्रित घनीय सेल में अवयवी कण जो हैं वह क्या रहते हैं घन के 8 कोनों पर रहते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 घन के 8 कोनों के पर तो रहते हैं लेकिन वह क्या रहते हैं प्रत्येक फलक पर रहते हैं। देखो कितने फलक होते हैं घन के 8 कोनों पर 8 हो गया। कितने फलक होते हैं 6 होते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6। एक बार और देखते हैं देखिए घन के 8 कोनों के साथ साथ किस पर है फलक पर है। देखो घन के 8 कोनों में पहले हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये घन के 8 कोनों पर हो गया। अब किस पर बनाते हैं प्रत्येक फलक पर बनाते हैं। देखिए फलक पर क्या है फलक 6 फलक होते हैं तो 1 2 3 4 4 ये वाला नहीं है आपका 5 और ये 6 ये हो गया। तो अवयवी कण जो रहता है जब फलक केंद्रित रहता है तो क्या रहता है घन के 8 कोनों के साथ साथ क्या होता है प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है। तब इसे हम क्या कहते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल कहते हैं। अब मैं आपको बताई हूँ कि सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए किसी का संकुलन क्षमता हमको निकालनी है तो किसके किसके मध्य रिलेशन हमको पता होनी चाहिए ए और आर के मध्य। ए मतलब उसके कोरों की लंबाई आर मतलब जो अवयवी कण है उनकी त्रिज्या जो फलक पर स्थित है उनकी त्रिज्या है। तो इन दोनों के मध्य हमको क्या पता होना चाहिए रिलेशन। क्या रिलेशन है तो देखिए क्या है। मान लीजिए हम एक फलक लेते हैं यहाँ पर एक फलक आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 1 मिनट देखते हैं बनाते हैं डायग्राम। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 6 फलक हैं जिसमें एक फलक को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये कोने पर है उसके उस एक को यहाँ पर है
और यहाँ पर एक क्या है तुम्हारा, एक फलक पर दिखाया गया है यहाँ पर ये। तो हम तो ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वह क्या होती है, ए होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होती है आपकी, ए कोरों की लंबाई ए होती है। ये तो हमको पता है। और ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। यहाँ पर देखो ये बीच में इसका केंद्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर आर। यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो गई, आर। तो कितने आर हो गए, 1 2 3 4, है ना। अब ये है, तो ये इसकी क्या हो गया, इनके और इनके मध्य हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये यहाँ पर और डायग्राम में देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सिर्फ मैं एक फलक को ही दिखाई हूँ। ये वाले फलक को मैं यहाँ पर दिखाई हूँ, इधर वाला जो फलक है उसको दिखाई हूँ। तो उस फलक में देखो ये कोने पर स्थित कण है, ये कोने पर स्थित कण, ये भी क्या है, कोने पर स्थित कण है। और ये क्या है आपका, फलक पर स्थित कण है। हम जानते हैं कि इस कोर की लंबाई क्या है, ये देखो ये एक कोने पर स्थित है, कोई फलक है, एक फलक को लिए हैं। इस फलक में एक क्या है तुम्हारा अवयवी कण यहाँ पर है, एक कोने पर यहाँ पर है, एक फलक में अवयवी कण। और एक जो फलक के मध्य में है, ये फलक के मध्य में है, ये कोने पर है, ये दोनों कोने पर है, और बीच वाला क्या है, फलक के मध्य में, अर्थात फलक में स्थित है। तो फलक में स्थित है और इसकी जो दूरी है वो क्या है, ए है। अब संभाविक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी कोर की लंबाई ए है और नीचे वाले कोर की लंबाई क्या है, ए है। मतलब आपको ऐसे डायग्राम में एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए ये ऐसा है। तो हम कौन से फलक को लिए हैं, यहाँ वाले फलक को लिए हैं, ये वाले फलक को लिए हैं यहाँ पर। ठीक, अब इस फलक को मैं अलग से दिखा रही हूँ आपको। देखिए मान लीजिए उधर वाला फलक है आपका, ये वो फलक है। कौन सा वाला फलक, ये फलक है। तो इस फलक में यहाँ पर इसके कोने में यहाँ पर कोने में क्या है, अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। यहाँ पर भी एक कोने में क्या है, अवयवी कण है। यहाँ पर बीच फलक में भी एक क्या है आपके, अवयवी कण है। ये बराबर है, मेरे से बड़ा छोटा हो गया, लेकिन सभी अवयवी कण बराबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ से यहाँ ये कोर है, ये कोर है, इस कोर की लंबाई क्या है, ए है। यहाँ देखो, अब अगर इसको हम मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ये ऐसे मिलाते हैं, ये ऐसे, तो इस कोर की लंबाई क्या है, ए है। इस कोर की भी लंबाई क्या है, ए है। तो ये इसका क्या हुआ, विकर्ण हुआ, कर्ण हुआ। ये कर्ण है ना इसका, ये एक क्या बना, त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में इस कोर की लंबाई क्या है, ए है। इस कोर की लंबाई क्या है, ए है। और ये उसका क्या है, कर्ण है। अब हम जानते हैं इस गोले की त्रिज्या आर है। यहाँ पर क्या होगा, 2r होगा इस गोले के लिए, और इसके लिए क्या होगा, r होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके और इसके मध्य क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि यह एक क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज में ये आपका ए है, इस कोर की लंबाई, इस कोर की लंबाई ए है। और यहाँ पर कर्ण जो है वह क्या हो गया, 4r हो गया।
क्योंकि इसका आर है, इसका 2r है, इसका r है, तो कितना हो गया आपका 4r हो गया। तो क्या आ गया आपका। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम a और r के मध्य क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। देखिए, तो जो लिखना है वो तो वैसे ही लिखना है आपको। माना किसी घनी सेल के प्रत्येक कोर की लंबाई a है और गोले की त्रिज्या क्या है आपका r है। पाइथागोरस प्रमेय से a, देखो एक मैं ली हूँ, इसी को ली हूँ, ये त्रिभुज को ली हूँ, ये वाले को, a b c में। तो a b c में आप देखो ये क्या है, यहाँ पर क्या मानी हूँ इसको a और इसको क्या मानी हूँ मैं, ये है आपका b और a आपका क्या है c है। ठीक, ये माना गया है ये त्रिभुज में। तो यहाँ पर माना गया है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग इक्वल ए बी का वर्ग और क्या है आपका बी सी का वर्ग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए सी जो है, अभी आपको बताया गया है ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या है आर, यहाँ पर भी क्या है आर आर है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया ए सी क्या हो गया 4r हो गया। तो इसलिए हम ए सी में हम क्या डाल दिए हैं, देखिए यहाँ पर क्या डाल दिए हैं 4r डाल दिए हैं ए सी में, ये देखिए 4r, ये 4r और ए बी मतलब सभी कोरों की लंबाई तो ए है, इसलिए हम क्या कर दिए ए है तो ए लिखे और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो ए सी का वर्ग कैसे आया, यहाँ से आया, देखिए ये वाले भाग से। ये आपका यहाँ पर एक और बना लेते हैं डायग्राम, ये है यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला। ठीक, यहाँ से यहाँ ये कर्ण है, इसकी ये कोर की लंबाई a, इसकी लंबाई a और इसका क्या है आपका r, यहाँ का भी क्या है r और इस वृत्त के लिए क्या है आपका 2r होगा। क्या होगा 2r होगा। तो क्या हो गया, ये क्या है आपका, क्या बता रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं a है और ये क्या है आपका b है और ये क्या है c है। तो ए सी बराबर क्या हो गया r 2r r, तो क्या हो गया 4r हो गया। और ए बी बराबर क्या हो गया ए हो गया और बी सी बराबर क्या हो गया ए, तो इसीलिए लिखा है 4r स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये इसको क्या है आप जानते हो, a का वर्ग प्लस a का वर्ग दोनों करे क्या हो गया 2a का वर्ग। अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या आ गया 4a इक्वल a अंडर रूट 2। अब हमको r पता करनी है तो r कैसे हो जाएगा, अगर हम पक्षांतर करते हैं तो r इक्वल a अंडर रूट 2 अपान 4। तो हमको r और किसके मध्य यहाँ पर रिलेशन प्राप्त हो गया, r और a के मध्य। इसी को हम जो गोले का आयतन निकालते हैं r में, हम उसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे, जो निकाले हैं उसको रख देंगे वहाँ पर, जो सूत्र निकाले हैं उसमें रख देंगे। तो r का मान क्या है आपका a अंडर रूट 2 अपान 4, ये निकल गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब फार्मूला लिख लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या है आपका 4 इंटू यूनिट सेल के अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन इंटू 100 अपान यूनिट सेल का कुल आयतन। 4 क्यों लिखे हैं तो मैं आपको बताई हूँ, क्योंकि इसमें क्या होती है अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है 4 होती है। FCC में अवयवी कणों की संख्या जो रहती है वह 4 होती है। कैसे 4 होती है आप जानते हो, घन के 8 कोनों पर 8 हो गया, वो कितना भाग देता है 1/8 भाग देता है। फलक पर कितने कण रहते हैं
6 रहते हैं और फलक पर रहने वाले कण कितने भाग देते हैं इकाई कोशिका को? 1/2। तो क्या हो गया? 8 एकम 8 एकम तो 1 हो गया, और यहाँ पर 2 एकम और 2 तिया तो 3 और 1 को जोड़ोगी कितना आ जाएगा? अवयवी कणों की संख्या 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो गई। तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो कितने अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन? तो हम तो ये जानते हैं कि जो आपका FCC में 4 अवयवी कण रहते हैं, तो 4 अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं, 4 लिखे हैं। देखिए ये 4 लिखे हैं। 4 लिखने का मतलब यही है कि FCC में अवयवी कण 4 होते हैं, अर्थात 4 अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। अब हम जानते हैं कि जो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन है तो 4 लिख दिए, और ये अवयवी कण जो हैं वह गोल होते हैं, अर्थात इसमें हम गोले के आयतन का क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र आगे बार भी बताई हूँ, एक बार और बता देती हूँ। 4/3 पाई r क्यूब, इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। और यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल क्या है आपका? क्यूब है, और क्यूब का क्या होता है? आयतन भुजा का त्रिघात होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख दिए? ए क्यूब इंटू 100। ये हो गया। अब देखो, ये तो हम फार्मूला में उसके क्या बोलते हैं, वैल्यू को सबको पुट कर दे। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये है, देखो आपका ऐसे एक फलक में यहाँ दिखाया गया है। ये क्या है? FCC में। अब देखो ये दिखाई दे रहा है आपको संकुलन क्षमता। तो अभी मैं आपको बताई हूँ कि जब हम संकुलन क्षमता, तो ये 4 क्या है? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। और ये क्या है? फार्मूला 4/3 इंटू 22/7 क्या है आपका? पाई का मान है, इंटू ये r की वैल्यू है। r की वैल्यू ऊपर में हम निकाले हैं। कितना निकाले हैं? r की वैल्यू a√2/4 निकाले हैं। r का वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिए? पुट कर दिए, और ये क्या हो गया? होल क्यूब इंटू 100/a³। अब इसको देखो, अब पूरे पहले तोड़ते हैं, निकालते हैं, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर आया है r की वैल्यू, ये r की वैल्यू है, इसको यहाँ पर पुट किए हैं। ये वाले r की वैल्यू को ये वाले को वहाँ पर रखे हैं। अब देखिए ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? देखो 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्या हो गया? अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा? a³ इंटू √2 का क्यूब है, तो क्या हो गया? √2 इंटू √2 उसके बाद 4 है तो क्या हो गया? 4 इंटू 4। तो ये a³ और a³ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या है? 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर क्या बचा? 2√2 इंटू √2 तो क्या हो गया? 2√2। 4 इंटू 4 और यहाँ पर क्या हो गया? इंटू 100। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? कैंसिल करते हैं। 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और ये वाले 4 और ये वाले 4 भी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो आपका बचा क्या बचा? देखिए 1/3 बचा। यहाँ पर क्या बचा? 22/7 इंटू 2√2 ये 4 बचा हुआ है इंटू 100। अब इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 11 आ गया। फिर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/3 इंटू 11/7 इंटू √2 इंटू 100। अब हम जानते हैं कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 = 1.414 होती है ना? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। तो यहाँ पर इसको √2 में उसकी वैल्यू को क्या कर दिए? इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिए, और रखने पर देखते हैं कि हमको अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमको प्राप्त आता है।
इतना आया। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 74% आ जाता है। कितना परसेंट आता है, 74। अतः फलक केंद्रित घनीय सेल में संकुलन क्षमता का प्रतिशत कितना होता है, 74% होता है। और HCC में 52.4 और फलक केंद्रित में 74। एक बार हम फिर से देखते हैं कि कौन से सेल को, फलक केंद्रित